हेलो, आज हम मल्टी बिलियनियर इलॉन मस्क की स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिनको कई विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकेफिलर से भी कंपेयर किया जाता है। कई लोग उन्हें जायंट इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रप्शन करने की एबिलिटी की वजह से नेक्स्ट स्टीव जॉब्स भी कहते हैं। पर एशली वांस, जो एक टेक राइटर और मस्क के बायोग्राफर भी हैं, उनका कहना है मस्क के पास कुछ ऐसा ग्रैंड अचीव करने का पोटेंशियल है जो कि जॉब से कई गुना बड़ा है। क्रिस एंडरसन, जो टेक टॉक चलाते हैं, उन्होंने मस्क को द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमार्केबल लिविंग एंटरप्रेन्योर कहा है। रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा है, व्हाट स्केप्टिक्स हैव सेड कांट बी डन, इलॉन हैज गॉन आउट एंड मेड रियल। मस्क रियल आयरन मैन के नाम से भी फेमस हैं क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन मूवी की फिल्मिंग से मस्क के कैरेक्टर को मॉडल कर सकें। पर क्या मस्क को सच में ग्रेट विजनरीज जैसे कि फोर्ड, एडिसन या जॉब से कंपेयर किया जा सकता है? आगे देखते हैं। Welcome to Business Cult. Make sure to subscribe and press the bell button so you don't get missed out. इलॉन रीव मस्क या इलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में हुआ था। उनके फादर इंजीनियर थे और मदर मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई किम्बल अभी एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और उनकी बहन तोशा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। इलॉन का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें स्कूल में मुश्किलें होती थी और वे बुली किए जाते थे। एक बार कुछ लड़कों ने स्कूल में उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और उस इंसिडेंट की वजह से आज भी उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। पर ये सब चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। इलॉन एक सेल्फ लर्नर थे। उनके भाई बताते हैं कि वे कई बार एक दिन में 10-10 घंटे रीड करते थे, जिसमें से ज़्यादातर साइंस फिक्शन होता था पर बहुत नॉन फिक्शन भी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उनकी फेवरेट बुक्स में से एक थी। जब वो 9 साल के हुए तो उनको अपना पहला कंप्यूटर कॉमोडोर VIC-20 मिला। उसके साथ एक हाउ टू प्रोग्राम गाइड भी थी जो कि 6 महीने में सीखने के लिए बनाई गई थी, पर मस्क ने उसे 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपनी इस स्किल को यूज़ करके अपना पहला वीडियो गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर था, जिसे उन्होंने $500 में एक कंप्यूटर मैगजीन को बेचा। उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे। मस्क को साउथ अफ्रीका बहुत पसंद नहीं था। उनका कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट की वजह से उनको सिलिकॉन वैली बहुत अट्रैक्ट करती थी, और क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए उस वक्त सही जगह नहीं था, उन्होंने साउथ अफ्रीका 17 साल की उम्र में छोड़ दिया, हमेशा के लिए। वो सबसे पहले कनाडा शिफ्ट हुए। ऐसा करना उनके लिए आसान था क्योंकि उनकी मॉम के पास कैनेडियन सिटीजनशिप थी, और कुछ साल बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में कॉलेज ट्रांसफर लेके अपनी ड्रीम लैंड USA में पहुंच चुके थे। मस्क सोच रहे थे कि उन्हें आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने खुद से क्वेश्चन किया कि ह्यूमैनिटी के लिए फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, और तब वो इन 5 चीज़ों के साथ लौटे। पहला, इंटरनेट। दूसरा, सस्टेनेबल एनर्जी। तीसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब ह्यूमन लाइफ को अर्थ के बाहर पॉसिबल करना। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पांचवा, रीप्रोग्रामिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। मस्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन जीन्स में चेंजेस करने का इफेक्ट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, और उस समय उनको ये पता नहीं था कि वो कभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काम करेंगे। तो उनके पास बस 2 ऑप्शन बचे थे, इंटरनेट और सस्टेनेबल एनर्जी। उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी पढ़ने का डिसाइड किया और कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक स्टैनफोर्ड PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, जहां वो हाई एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ सकते थे, जो कि ट्रेडिशनल बैटरीज के बदले एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन था एनर्जी को स्टोर करने का। वो जानते थे कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। पर सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो इस इंटरनेट अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। ये बात 1995 की थी, जब इंटरनेट शुरू ही हुआ था। वो इंटरनेट को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे और उसे बेहतर बनाना चाहते थे। अब मस्क ने उस समय की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी नेटस्केप में जॉब पाने की सोची, पर कई कोशिशों के बाद भी उन्हें हाथ लगी तो सिर्फ नाकामयाबी। उसके बाद मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ खुद की कंपनी स्टार्ट की, Zip2। Zip2 को उस समय के सिंपल गूगल मैप की तरह समझा जा सकता है,
जहां बिजनेसेस खुद को लिस्ट करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते थे। दोनों भाइयों के पास उस समय कोई पैसा नहीं था। वो ऑफिस में सोते, YMCA में नहाते और 24/7 मस्त कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते रहते थे। उनका उस समय सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेसेस को ये कन्विंस करना था कि उन्हें इंटरनेट पे एडवर्टाइज करना चाहिए, और उस समय कईयों को ये सबसे डम आइडिया लगा। पर धीरे धीरे कस्टमर्स आते गए और कंपनी बड़ी होने लगी। और फिर जब 90s की इंटरनेट बूम की वजह से Zip2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। मस्क, जो उस समय 27 साल के थे, $22 मिलियन के साथ .com मल्टीमिलियनर की लिस्ट में आ चुके थे। अगर आपको इंटरनेट बूम और .com बबल के बारे में नहीं पता है तो बिजनेस कल्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही उस पर भी एक वीडियो लाने वाले हैं। अब जब मस्क मल्टीमिलियनर बन चुके थे तो शुरुआत होने वाली थी एक ऐसे रिवॉल्यूशन की जो मनी ट्रांजैक्शन की दुनिया में सब कुछ बदल देने वाला था। और तब पैदा हुआ इंटरनेट स्टार्टअप X.com, जिसमें मस्क ने अपनी 75% वेल्थ से भी ज़्यादा लगा दी थी। मस्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे जिसको इंटरनेट पे मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाने वाला था। इसी समय मस्क पीटर थियल से मिले, जो कि अपनी इंटरनेट फाइनेंस कंपनी कंटिन्यूटी पे काम कर रहे थे, और उनकी कंपनी भी फ्यूचर में X.com के मनी ट्रांसफ़र जैसे सिमिलर फीचर्स निकालने वाली थी। और जैसे जैसे दोनों कंपनीज की सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके बीच में कंपटीशन भी, और तब दोनों कंपनीज एक दूसरे में मर्ज हो गई, जिसको आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। 2002 में पेपाल को eBay ने खरीद लिया, और तब मस्क को, जो कि कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, उन्हें $180 मिलियन मिले। इस समय मस्क 21 साल के थे। पर मस्क रुकने वालों में से कहाँ थे। मस्क के लिए तो ये बस शुरुआत थी। अब मस्क अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपने को उड़ान दे सकते थे। 2002 में पेपाल की सेल के पहले से ही मस्क ने ऐसी कंपनी शुरू कर दी थी जिसके लिए सब श्योर थे कि वो एक कंप्लीट फेलियर रहेगी, एक रॉकेट कंपनी SpaceX, जिसका पर्पस मार्स पे कॉलोनीज बना के ह्यूमंस को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना था। मस्क ने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर तेजी से कई बुक्स जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन एलिमेंट्स, एरोथर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैस टर्बाइंस एंड रॉकेट प्रोपल्शन, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोडायनेमिक्स, इंटरनेशनल रेफरेंस गाइड टू स्पेस लॉन्च सिस्टम्स पहले से ही पढ़ ली थी। फिर उन्होंने जिम कैंट्रेल, जो कि एक एरोस्पेस कंसल्टेंट थे और नासा, फ्रेंच स्पेस एजेंसी और सोवियत यूनियन के लिए काम कर चुके थे और बाद में SpaceX के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, उनको अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया। मस्क और जिम फिर रॉकेट मिसाइल्स खरीदने के लिए रशिया गए, जिसके लिए उनका बजट $4 मिलियन था, पर रशियंस का सबसे कम प्राइस $8 मिलियन था, जो कि उनके बजट का दुगना था, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पर मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और उन्हें पता चला कि रॉकेट के रॉ मटेरियल्स की वैल्यू सिर्फ 3% ही उसके सेल्स प्राइस की होती है, और तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो खुद की रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। जून 2002 में SpaceX ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। मस्क ने अपनी इंडस्ट्री की टॉप कंपनी जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के टॉप माइंड्स को हायर करना शुरू कर दिया, और उनके फर्स्ट रॉकेट फैल्कन 1 की लॉन्च डेट नवंबर 2003 में फिक्स हो गई। मस्क ने अब अपने सस्टेनेबल एनर्जी के विजन को भी रियलिटी बनाने की सोची। 2004 में $6 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके वो टेस्ला मोटर्स के CEO बन गए, जिसे मार्टिन ईबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने 2003 में शुरू किया था, पूरी दुनिया की कार इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार से। पर सच तो ये था कि इससे पहले कभी कोई भी इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 2 साल बाद अपने पोल्यूशन फ्री एनर्जी के विजन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए जुलाई 2006 में मस्क ने अपने कजिन्स और $10 मिलियन के साथ एक और कंपनी शुरू की, सोलर एनर्जी, जिसका गोल एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके को बदल देना था। ऐसे सोलर पैनल्स बना के जो कि लाखों लोगों के घर में लगाई जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ करें और इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो सके।
पर यह सब जितना प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव दिख रहा था वैसा था नहीं। स्पेसएक्स का फर्स्ट रॉकेट फैल्कन 1, जिसको नवंबर 2003 में उड़ान भरनी थी, उसका पहला लॉन्च मार्च 2008 में ही पॉसिबल हो पाया, और वो भी 41 सेकेंड्स में हवा में रहने के बाद बुरी तरह ब्लास्ट होकर फेल हो चुका था। टेस्ला भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। टेस्ला रॉडस्टर, जिसे 2007 की शुरुआत में लॉन्च हो जाना था, प्रोडक्शन इश्यूज़ की वजह से उसकी भी रिलीज डेट बढ़ती गई और एंड में मार्टिन ईबरहार्ट को चीज़ें ना कर पाने की वजह से टेस्ला से रिज़ाइन करना पड़ा, और अब टेस्ला की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्क पर ही थी। आने वाली फैल्कन 1 की 2 और लॉन्चेस नाकाम हो चुकी थी। अब मस्क के ऊपर दोनों कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फेलियर की वजह से स्ट्रेस बढ़ने लगा था। दोनों ही कंपनीज को चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे थे। मस्क ने टेस्ला में पहले ही $70 मिलियन और स्पेसएक्स में $100 मिलियन लगा चुके थे, पर तब भी टेस्ला में सिर्फ 9 मिलियन ही बचे थे। आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स मिलने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, और 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया था। उस समय की अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो चुकी थी और रिसेशन का दौर शुरू हो चुका था। अगर ऐसा चलता रहा तो दोनों कंपनीज जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएंगी, और इन सब के ही बीच में इलॉन मस्क की जस्टिन मस्क के साथ 8 इयर्स लॉन्ग मैरिज भी डिवोर्स में बदल चुकी थी, और उस समय लग रहा था टेस्ला और स्पेसएक्स अब बैंकक्रप्ट हो जाएंगी। इलॉन मस्क को पेपाल और Zip2 ने रिच बना दिया था, पर इतना नहीं कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे 2 बड़ी कंपनीज को वो लंबे समय तक अपने पर्सनल फंड से चला सकें। सिर्फ मस्क की कंपनीज ही नहीं, पर उनका ह्यूमैनिटी के लिए फ्यूचर विजन, जो कि दुनिया को बदल देने वाला था, खत्म होते दिखाई दे रहा था। फिर 28 सितंबर 2008 में स्पेसएक्स के फैल्कन 1 ने अपनी चौथी, और अगर वो सक्सीड नहीं हुआ तो अपनी आखिरी उड़ान भरी। 5, 4, 3, 2, 1, 0. We're in stage 1. Liftoff indication. We have liftoff. SpaceX Falcon 1 launch vehicle. Falcon has. लॉस वेगस में स्पेसएक्स के कंट्रोल सेंटर में खामोशी छा गई, और तभी फैल्कन 1 अर्थ की ऑर्बिट पे पहुंचने वाला पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बना। मिशन सक्सेसफुल रहा। उम्मीद एक बार फिर लौट चुकी थी, और नासा ने स्पेसएक्स को 12 लॉन्चेस करने के लिए $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। स्पेसएक्स बच चुकी थी, और कुछ ही दिनों बाद जब इलॉन मस्क कई इन्वेस्टर्स और अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के टेस्ला के लिए $20 मिलियन ही कलेक्ट कर पाए थे, तब जर्मन कार कंपनी डाइमलर ने टेस्ला में $50 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, और दोनों कंपनीज बैंकक्रप्ट होने से बच गई। अभी तक स्पेसएक्स ने 99 लॉन्चेस और कर चुके हैं, जिसमें से 97 सक्सेसफुल रहे हैं, और स्पेसएक्स स्टारलिंक स्पेसशिप के बाद $100 बिलियन कंपनी बन जाएगी। टेस्ला कार्स अब सबसे ज़्यादा सेफ कार्स में कंसिडर की जाती है, और उसकी मार्केट कैप $400 बिलियन पहुंच चुकी है। और टेस्ला के स्टॉक्स दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा को भी ओवरटेक कर चुके हैं। सोलर सिटी को टेस्ला ने $2.6 बिलियन में एक्वायर कर लिया था, जिसकी वैल्यू आज $8.4 बिलियन है। और मस्क, जो कि 2008 में ब्रोक हो गए थे, उन्होंने और भी कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज जैसे कि द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, ओपनआई स्टार्ट करके वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या इलॉन मस्क को सच में एक ग्रेट विजनरी की तरह देखा जा सकता है या नहीं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। अगर आपको इलॉन मस्क के बारे में और जानना है और उनसे सीखना है, तो आप इलॉन मस्क हाउ द बिलियनियर CEO ऑफ SpaceX एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर बाय एशली वांस पढ़ सकते हैं। ये एक ग्रेट बुक है, और इससे आपको और भी कई बिलियनियर्स के बारे में नई इंसाइट्स पता चलेंगी। और जैसे कि हम यहाँ बिजनेस कल्ट में बिलीव करते ही हैं, रीडर्स ऑफ टुडे फ्यूचर्स ऑफ टुमारो बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और बिजनेस कल्ट कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब करके वो बेल बटन दबाएं।